Assalamu alaikum. I am Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of WBC. जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज WBC के प्लेटफॉर्म से हम आपको लाइव बहुत एक अहम टॉपिक के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि वालिदैन के लेवल पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें। आज के गेस्ट भी बहुत ही अहम हैं, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी बैकग्राउंड के साथ हैं, जिनके वालिद, जिनके बड़े भाई इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते रहे हैं और ये खुद भी एमफिल हियरिंग साइंसेस के साथ हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन बयान करूँगी। ये PAF हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और एक तवील अरसा ऑडिटरी वर्बल इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी एंड स्पीच में इन्होंने काम किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके तजर्बे से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मनीर के बेटे आदिल मनीर साहब को। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। थैंक यू सो मच, आपने बड़े बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे। मैं स्पेशली अपने ऑडियंस को बता रही थी कि एक आप स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ हैं, आपकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट इसमें है। आपके वालिद साहब जो कि हमारे टीचर भी हैं और आपके बड़े भाई और स्पेशली फिर आप भी। तो उम्मीद करते हैं आज की डिस्कशन इंशाल्लाह हमारे सुनने वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत फ्रूटफुल होगी और कुछ इस्तिफादा ज़रूर उन्हें हासिल होगा। अच्छा आदिल सर, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हियरिंग इश्यूज पे ओवरऑल हम कोशिश करेंगे कि आज कवर करें जितने भी हियरिंग इश्यूज नॉर्मली नज़र आते हैं हमें। बच्चों को स्पेशली टारगेट करूंगी और स्पेशली जो हमारी ऑडियंस है वो वालिदैन को हम टारगेट करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि टर्मिनोलॉजी का कम यूज़ करते हुए हम उन्हें आसान अल्फाज में समझा सकें कि हियरिंग इश्यूज क्या हैं और किस तरीके से हम उनको कोप कर सकते हैं, बच सकते हैं और मैनेजमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं जो हियरिंग इश्यूज में सामने आते हैं, जो नज़र आना शुरू हो जाते हैं वालिदैन को भी? ठीक है। देखिए हियरिंग इश्यूज किसी भी एज में आ सकते हैं, पहली बात तो ये। और वालिदैन के लिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि ये पैदाइशी तौर पे भी प्रेजेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा। तकरीबन रेशो की अगर आप बात करें तो बिटवीन 1 to 3 एवरी न्यूबॉर्न चाइल्ड इज विद सम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है। और इसमें जो वालिदैन के देखने वाले फैक्टर्स हैं वो ये है कि शुरू में जब बच्चा कोई पैदा होता है, यूजुअली तो न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग एक प्रोटोकॉल है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरह फॉलो नहीं होता। तो वालिदैन इसमें ये कर सकते हैं कि जिस तरह कोई भी नॉर्मल बच्चा होता है, ऊंची आवाज़ पे वो थोड़ा सा चौंक जाता है, जिसको स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं। दूसरा, बच्चा जैसे दूध पी रहा हो तो रुक जाता है या आवाज़ को अटेंड करता है आई मूवमेंट से, या कुछ थोड़ी देर स्टिल हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने चाहिए पेरेंट्स को। अगर बच्चा ये नहीं कर रहा तो ये एक अलार्मिंग फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे केस में ज़रूर उनको किसी स्पेशलिस्ट से असेस ज़रूर करवा लेना चाहिए। ओके, फाइन। अच्छा आदिल साहब, जब हम कभी भी बात करते हैं, किसी भी इशू की बात करते हैं, चाहे वो स्पीच हो, हियरिंग का इशू हो या कोई और हो, तो सबसे पहली बात आती है स्क्रीनिंग की, जो वालिदैन ही स्क्रीन आउट कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हियरिंग इश्यूज की बात करते हैं तो जब तक बच्चा बोलता नहीं है तब तक उनकी सोच जाती ही नहीं है इस साइड पे कि बच्चा सुन नहीं रहा होगा, क्योंकि वो बहुत सी बातें जो होती हैं वो कर रहे होते हैं, साइंस के साथ कर रहे होते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि बच्चा सुन के रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स किस तरीके से फाइनली स्क्रीन आउट कर सकते हैं और क्यों नहीं करते, इसमें क्यों पीछे हैं इतना? देखिए, जो इशू है मेन, वो मेरे ख्याल से ये नहीं है कि पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं होता। मोस्टली प्रोफाउंड केसेस ऑफ हियरिंग लॉस में जो बच्चे होते हैं उनके वालिदैन को कुछ अंदाज़ा ज़रूर होता है। एटलीस्ट मदर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा कुछ बाकी बच्चों से कुछ डिफरेंट है।
आवाज़ के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बट बाकी कम्युनिटी के प्रेशर से या फैमिली के फीडबैक से, आप कह सकते हैं बड़ों के फीडबैक से, वो इस इम्प्रेशन के साथ रहते हैं कि शायद ये बड़ा होके बोलना शुरू हो जाएगा, कुछ बच्चे वैसे ही डिले होते हैं। ये बहुत आम परसेप्शन है हमारे माशरे में। तो जो वालिदैन को हमेशा बच्चे में ये देखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पॉइंट्स हैं टू बी नोटेड फॉर हियरिंग लॉस, वो ये है कि बच्चा ऊंची आवाज़ पे रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, बच्चा चौंक जाता है, बच्चा थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाता है, या अगर फीड कर रहा है तो कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये बिल्कुल अर्ली साइंस होते हैं जो पैदाशी तौर पे बच्चे में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको वॉच आउट करना चाहिए पेरेंट्स को। और अगर थोड़ा सा भी शक है, वैसे तो हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए बिफोर 3 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो जाना चाहिए। स्क्रीनिंग 1 मंथ ऑफ एज और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो अप टिल 3 मंथ्स ऑफ एज हो जाना चाहिए। बट अगर किसी वजह से नहीं भी हो सका, तो अगर पेरेंट्स को कोई भी ऐसा फैक्टर नज़र आ रहा है तो उनको ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। और बाकी फैक्टर्स जो पैदाशी तौर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, वो लो बर्थ वेट और बाकी कोमॉर्बिड कंडीशन, जिस तरह बाकी फीचर्स हैं, सिंड्रोम्स हैं कुछ इस तरह के जिसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होती है, उनको ज़रूर स्क्रीन करवाना चाहिए। ओके, फाइन फाइन। आतिफ साहब, क्या मेन रीजंस हो सकती हैं हियरिंग लॉस की? कुछ तो बहुत कॉमन है, वो भी मैं चाहूँगी कि आप वालिदैन के साथ डिस्कस कर लें, और ईयर ब्लॉक का भी बताएं कुछ, और क्या जो जेनेटिक इश्यूज के साथ होती हैं या सिंड्रोम के साथ होती हैं, उनका कितना दखल होता है? इन सबको अगर थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को गाइड कर दें, हाईलाइट कर दें, हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पैदाशी तौर पे भी हो सकती हैं कुछ हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम्स, और कुछ एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, जिसको हम एक्वायर्ड हियरिंग इश्यूज कहते हैं। तो पैदाशी तौर पे सबसे मेन जो है वो जो कॉकलिया है, जो इनर ईयर है, वो सही तरह फॉर्म ही नहीं होता। सबसे मेन कॉज है वो कंजेनिटल डेफनेस। ठीक है, और ये विदाउट एनी अदर साइंस, उसके बगैर भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब कि कोई और इशू नहीं है बच्चे में, अपेरेंटली टांग, बाजू, हाथ सब कुछ ठीक है, बट हेयरिंग नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेन कॉज है। उसके बाद कुछ ऐसे सिंड्रोम्स भी हैं कि जो पैदाशी तौर पे भी मतलब डिफॉर्मिटी है, और कुछ प्रोग्रेसिव सिंड्रोम्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हियरिंग लॉस कॉज करते हैं। ज़्यादातर जिस तरह आप कह लें डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, वो एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कंडक्टिव लॉस होता है। इस तरह अशर सिंड्रोम है, वार्डनबर्ग सिंड्रोम्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हियरिंग लॉस प्रेजेंट करती हैं लेटर इन लाइफ या बाय बर्थ। और बाकी जो बात है टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, उसमें बेसिकली आप 3 टाइप्स हैं। पहली जो है एनीथिंग जो कंडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, जिस तरह बाहर वाला कान है या दरमियाना कान है, जो आवाज़ को अंदर वाले कान तक पहुंचाता है, जिसका काम बेसिकली है, उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। फिर जो दूसरी एक्सट्रीम है वो है इनर ईयर के प्रॉब्लम्स, जिसमें कॉक्लिया, जो इनर ईयर हमारा हियरिंग ऑर्गन है, वो ठीक डेवलप नहीं होता। तो उसमें सेंसरी हियरिंग लॉस कहते हैं। और जो इन दोनों के दरमियान में एक कैटेगरी है, इसमें दोनों का पार्ट होता है। कुछ पार्ट कंडक्टिव लॉस की वजह से है, कुछ सेंसरी की वजह से, सेंसरी कंपोनेंट की वजह से। इसको हम मिक्स्ड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कहते हैं। तो ये जनरली समरीज थी ये। आदिल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कोई इन्फेक्शन जो है वो आउटर ईयर से, अगर वो क्रॉनिक हो जाता है, तो वो इनर ईयर को भी अफेक्ट करता है, या वो आउटर ईयर तक ही रहता है? अगर इन्फेक्शन जैसे पस वगैरह पड़ जाना और ट्रीट नहीं होता उस सूरत में। जी, किसी नेट कनेक्शन की वजह से हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोबारा आ जाएंगे। हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि तमाम उन इश्यूज को डिस्कस किया जाए जो नॉर्मली सोसाइटी में नज़र आ रहे हैं। कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे।
ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि तमाम चीज़ों को हम लोग वजूहात के साथ जान सकें और जो प्रिकॉशन मेजर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी एहतियात को जारी रख सकें। जी आदिल साहब, हम बात कर रहे थे कि अगर हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो क्या आउटर ईयर के इन्फेक्शन जो है वो इनर ईयर को भी अफेक्ट कर सकते हैं अगर वो ट्रीट नहीं होते, क्रॉनिक लेवल पे चले जाते हैं तो? देखिए, जो आउटर ईयर है वो पर्दे से पहले तक का होता है, और उसमें जो भी इन्फेक्ट यूजली ओटाइटिस एक्सटर्ना जो प्रॉब्लम जिसको टेक्निकली हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना इन्फेक्शंस हैं, और यूजली ये मिडल ईयर तक रिस्ट्रेन रहती हैं, बहुत ज़्यादा इनर ईयर को इफेक्ट नहीं करती। कोई बहुत ही ओके, प्रोग्रेसिव केस हो सकता है, सीरियस केस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके फाइन। जो आपने डिस्कस किए हैं, कॉजेज़ डिस्कस किए हैं, तो क्या ये यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों को अफेक्ट करती हैं, या समहाउ एक कान को तो उन्होंने डैमेज किया, नुकसान किया, दूसरे को नहीं किया, ऐसे भी केसेस होते हैं? जी बिल्कुल, सिंड्रोम्स कुछ मैंने डिस्कस किए, उसमें कुछ हम्म, सिंड्रोम्स हैं जो दोनों कानों को इफेक्ट करते हैं, कुछ एक को करते हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो एक को इफेक्ट करती हैं, जैसे मम्स हो गए, यूनिलेटरल हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रेसिव लॉस होता है, ऑटोस्क्लेरोसिस यूजुअली दोनों कानों में होता है। तो इस तरह की हम्म, डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो हम हिस्ट्री ओके के साथ हम फाइन, डायग्नोस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या कॉज हुई। ओके। अच्छा आदिल साहब, ये बताएं कि जब हम हियरिंग लॉस की बात करते हैं तो क्या इसमें सिर्फ आवाज़ का आहिस्ता आना ये शामिल है, या कुछ साउंड्स का ना शामिल होना, ना आना भी शामिल होता है? क्योंकि हम जब भी हियरिंग लॉस की बात करते हैं हम कहते हैं आवाज़ नहीं आएगी इसको, या साउंड्स का भी दखल इसमें होता है, कुछ साउंड्स आएंगी कुछ नहीं आएंगी? जी, ये बेसिकली आप कह लें हियरिंग प्रोफाइल हर बंदे की, हर पेशेंट की दूसरे से अलग होती है। कुछ फ्रिक्वेंसीज पे हम्म, हियरिंग बिल्कुल ठीक है, और आगे यूजुअली हाई फ्रिक्वेंसीज पे बिल्कुल ड्रॉप डाउन है, तो उनको हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स या श्रिल साउंड्स सुनने में मुश्किल होती है। तो ऑब्वियसली जो जिन वर्ड्स में हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट ज़्यादा होता है, बारीक आवाज़ का आप कह सकते हैं कंटेंट ज़्यादा होता है, वो सुनने में मुश्किल होती है। आमतौर पे ये प्रेस्क्वाइक्यूसिस में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी लॉस ज़्यादा होता है उसमें, और डेफिनेटली कुछ जिसमें कंप्लीट ऑडियोग्राम जो है इफेक्ट हो रहा है, उसमें ओवरऑल वॉल्यूम आप कह सकते हैं कम आती है, आवाज़ की ऊंचाई ऊंचाई कम आती है बेसिकली। ओके फाइन। अच्छा सर, जब भी हम कान की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम हमारे जहन में एक बात आती है कि बैलेंस कंट्रोल का एक कंपोनेंट भी हमारे कान के पास है, या कान में उसका दखल है। तो कौन से हियरिंग लॉस में हमारा बैलेंस इफेक्ट होता है, या बच्चों का या बुजुर्गों का? देखिए, इसमें बैलेंस क्योंकि ईयर ही कंट्रोल करता है, ईयर इनपुट देता है और बाकी भी सिस्टम्स होते हैं कुछ जो इनपुट देते हैं, और ब्रेन जो है बैलेंस को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेन टॉप ऑफ द लाइन है वो मेनियर्स डिजीज। उसमें बेसिकली इनर ईयर में ऐसे इश्यूज आते हैं, हार्ट ड्रॉप्स बन जाते हैं, ईयर फुलनेस की फीलिंग आती है। तो उसमें बेसिकली हेयरिंग लॉस भी होता है, रिंगिंग ऑफ द ईयर्स, टिनाइटिस जिसको कहते हैं, वो भी इसका एक सिम्टम है, और देन बैलेंस इश्यूज भी होते हैं, वर्टिगो, चक्कर आते हैं। तो ये बुजुर्गों में ज्यादा होता है या बच्चों में भी संभव नजर आता है? यूजली लेटर एज में, बट यंग लेटर एज एडल्ट्स में होता देन है? लेटर एज। यूजली बच्चों में मैंने, मेरी नॉलेज में कम है, बच्चों में नहीं देखा मैंने। ओके फाइन, ओके फाइन। अच्छा आदिल साहब, सडन हियरिंग लॉस का भी एक हमारे सुनने में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये क्या चीज़ है और इसकी रीजनिंग क्या है? क्या सेम इफेक्ट होते हैं और सेम कॉजेज के साथ भी होता है ये भी? सडन हेयरिंग लॉस में यूजली वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। ओके, उसमें ऐसे कई बार पेशेंट प्रेजेंट करता है कि रात को बिल्कुल ठीक थे, सुबह उठे बिल्कुल हेयरिंग नहीं है। तो ऐसे केस में अर्जेंटली आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए जरूर, ताकि वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। तो ये क्या हियरिंग लॉस की तरफ जा रहा होता है या वापस रिकवरी की तरफ आ जाता है, सडन हियरिंग लॉस के बाद? कुछ केसेस में रिकवर हो जाता हम्म, है, बट अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी होती है, अदरवाइज ये परमानेंट भी हो सकता है।
ओके, परमानेंट है, ओके फाइन। अच्छा आदिल साहब, मैं अब थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट टेस्ट के कौन-कौन से टेस्ट हमें रिक्वायर होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें, जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं, तो हम पिच फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो थोड़ा-सा इसको डिफरेंशिएट कर दें ताकि फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जब हम हेयरिंग टेस्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ आपने ऑडियोग्राम हर जो हेयरिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल है उसने देखा होगा, या हेयरिंग लॉस के साथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये अंदाज़ा होता है कि ऑडियोग्राम क्या होता है। उसमें बेसिकली हम हुँ, देख रहे होते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी इंटेंसिटी पे बच्चा सुन रहा है, ठीक है? डिफरेंट बेसिकली इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, ठीक है? तो जिस ओके, तरह आवाज़ है, मोटी आवाज़ भी होती है, दरमियानी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ भी होती है और श्रिल आवाज़ भी होती है। तो ये सारी मिक्स फाइन, अप होके ये हमारा एक पूरी जो हेयरिंग है उसको डिफाइन करता है। गुड। और वॉल्यूम? वॉल्यूम इंटेंसिटी को कहते हैं बेसिकली, कितनी कितनी कम आवाज़ पे बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, सुन सकता है, किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी कम इंटेंसिटी पे बच्चा सुन सकता है वो फ्रीक्वेंसी। इसको हम ओके, इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम कह वॉल्यूम, सकते हैं। फाइन, फाइन। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये बताएँ कि ये जो कंप्लीट हियरिंग टेस्ट है, इसके कोई स्टेप्स हैं या 1-2 टेस्ट से ही हम क्लियर कर देते हैं, एक डायग्नोसिस की तरफ मूव कर जाते हैं? नहीं, यूजुअली ऑडियोलॉजी में हमेशा बैटरी ऑफ टेस्ट को हम कंसीडर करते हैं। यूजुअली हम एक टेस्ट पे हुँ, कभी भी रिलाई नहीं करते। जिस तरह छोटे बच्चों में हाँ, हम लेट्स से हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं बीरा, ठीक है? सुला के बच्चे को टेस्ट किया जाता है, मशीन रिकॉर्ड करती है और उसकी वेव फॉर्म्स आती हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि बच्चा तकरीबन कितना सुन रहा है, कितने ऊंची आवाज सुन सकता है। इसको हम अपेंड करते हैं साथ सब्जेक्टिव टेस्ट से, जैसे वीआरए हो गया, ठीक है? बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री होगी। ऑब्जेक्टिव और ओके, सब्जेक्टिव दोनों को मिला के हम डायग्नोज एक कंफर्म कर सकते हैं, कभी भी एक पे हम रिलाई नहीं करते। फाइन, फाइन। और अभी एक बड़ा ही ये मुख्तलिफ सा क्वेश्चन है, ज़रा हटके ही है। ऑडियोलॉजी को हम जब देखते हैं तो ऑडियोलॉजिस्ट भी मार्केट में देखते हैं और हियरिंग एड कंसल्टेंट भी देखते हैं। दैट्स वेरी बिग कन्फ्यूजन फॉर पेरेंट्स कि उन्हें नहीं समझ आता, क्योंकि हियरिंग एड कंसल्टेंट भी टेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि किस तरीके से वो जस्टिफाई करें, किस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेट करें कि यहाँ से टेस्ट कराना है या नहीं, या अगर क्लियर नहीं है तो क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में ही मूव करना चाहिए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट हमारी थोड़ी सी ये लैक है ऑडियोलॉजी साइड पे कि हम्म, हमारी कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस वक्त। अदरवाइज बाहर के मुल्कों में जिस तरह होता है या यूएसए में होता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी प्रॉपर हर साल सीईयूज जिसको कहते हैं, वो हर साल उनको ऑडियोलॉजिस्ट को करने पड़ते हैं टू अपडेट योर नॉलेज एंड देयर नॉलेज, ठीक है? तो हमारा सच अभी ऐसा कुछ निज़ाम नहीं है, होना चाहिए ज़रूर। हम्म, और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, करंट सिचुएशन में मैं कहूँगा 2 से 3 ओपिनियन ज़रूर ले लीजिए, ताकि एक yes, बेहतर डायग्नोज मिल सके उनको। ओके, फाइन। अच्छा आदिल साहब, कहा जाता है कि जब आप सेकंड ओपिनियन की तरफ जाएं तो आपने पहली रिपोर्ट को नहीं शो करना होता, तो इसमें क्या हकीकत है और इसमें क्या रीजनिंग होती है? देखिए, पहली रिपोर्ट को शो करना है नहीं करना ये तो पेरेंट्स का अपना डिसीजन हो सकता है, बट हम्म, अगर तो टेस्ट ठीक तरह से किया गया है तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। बट यहाँ पे मैं ये भी ये भी कहना चाहता हूँ कि विद एज कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं या कुछ शेयरिंग कुछ केसेस में ख़राब हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले जिसने टेस्ट किया है उसने ख़राब किया है और जो जो अभी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हमें हम्म, हमेशा जो है 2 से 3 ओपिनियन लेने चाहिए, पाकिस्तान की सिचुएशन में कंसिडर करते हुए कह रहा हूँ। जब भी एग्जैक्टली, करंट एग्जैक्टली। सिचुएशन इस वक्त में आप बच्चे का टेस्ट करवा रहे हैं, बेहतर है अगर आपको एक पे शक है कि ये ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा बेहतर सुनता है, जो पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं कि बेहतर सुनता है, टेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हियरिंग लॉस आया होगा है, तो आप बेहतर है आप किसी और से कंसल्ट कर लीजिए। ओके, और रिपीट की क्या कहते हैं आपके, कितने अरसे के बाद एक टेस्ट को रिपीट हो जाना चाहिए अगर वो हियरिंग एड पे भी है
तो कितने अर्से बाद रिकमेंड करते हैं बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट? देखिए एज पे डिपेंड करता है, क्या हम्म। एज है। अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो शुरू में जब हम स्क्रीन करते हैं, ठीक है, एट वन मंथ ऑफ एज, उस वक्त भी हम बीरा के साथ भी स्क्रीन कर सकते हैं। देन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करते हैं बीरा, वो एट 3 मंथ्स तक वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाना चाहिए। देन एट द टाइम ऑफ फिटिंग, अगर कुछ प्रेफर करते हैं कि 6 मंथ्स ऑफ एज तक हेयरिंग एड लगता है जब, तो उस वक्त एक टेस्ट हो सकता है। बट अदरवाइज जब हम 2 से 3 टेस्ट कर लेते हैं और उसको कंबाइन करके एक रिजल्ट बना लेते हैं डिफरेंट टेस्ट से, तो यूजुअली इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हेयरिंग चेंज लगे आपको, पेरेंट्स को कुछ लगे कुछ चेंज हो रहा है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर ज़रूर असेस हो सकता है, अदरवाइज नो। और फिर लेटर एज में तो इजी हो जाता है, जो बड़े बच्चे हैं या कुछ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा खुद बता भी सकते हैं। तो अगर कोई बता ऐसी सकते कंप्लेन, हैं बिल्कुल। ज़रूर ज़रूर रिपीट हो जाना चाहिए। ओके फाइन। और कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर कंटिन्यूसली हेयरिंग एड को यूज किया जा रहा है तो हेयरिंग भी बेहतर हो सकती है, इसके भी चांसेस होते हैं? मोस्टली हेयरिंग बेहतर। वालिदैन हमसे पूछ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए कुछ ये कह लें आप, एक टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है, वो बेहतर हो सकती है। हाँ हाँ। जिस तरह कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, अगर किसी वजह से हमें, वैसे तो उसमें जनरली हम सर्जिकल या इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट उसका इलाज करते हैं। बट अगर किसी वजह से हमें उसमें हेयरिंग एड लगाना पड़ रहा है, में वो पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि आपने 1 माह बाद, 3 माह बाद दोबारा दिखाना है, ताकि अगर कंडीशन में कंडक्टिव एलिमेंट जो है वो कुछ बेहतर हुआ है, तो हम हेयरिंग एड को या तो एडजस्ट करें, या अगर रिमूव हो गया, फॉर्चुनेटली कंडक्टिव एलिमेंट बिल्कुल ठीक हो गया, तो हम उसमें हेयरिंग एड उतार भी सकते हैं। ओके फाइन। फाइन, ये एक बड़ी होप होती है वालिदैन इसका बड़ी शिद्दत से इस कमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं मगर की एक तरफ से बात मैं ये आ यहाँ सकते बताना हैं। चाहूँगा, जो तीसरी टाइप है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वो जनरली स्टे करता है। ठीक है, जो मेजर कॉज है जिसमें हम हेयरिंग एड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो जनरली स्टे करता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। ओके। ओके। अच्छा आदिल साहब, पूछना चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल हियरिंग एड्स के बारे में। मोस्टली एक जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेरेंट्स को कि बच्चे खुद ही वॉल्यूम कम कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, फिर उससे एग्रेसिव और इरिटेट होने लगते हैं। तो मोस्टली पेरेंट्स को नहीं पता डिजिटल का या कौन से जदीद चल रही हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा गाइड करने करेंगे? देखिए, एक एक डिजिटल कैटेगरी है और एक हम्म। कंप्यूटराइज्ड डिजिटल, इसको हम कंप्यूटर से अटैच करके प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामेबल डिजिटल हेयरिंग एड्स का फ़ायदा ये है कि उसमें ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बच्चे को देखते हुए, बच्चे की एज को देखते हुए, हम उसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसको हम लॉक कर सकते हैं। तो बच्चा हिलाएगा भी, ऊपर नीचे करेगा भी, तो उसकी आवाज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक डिजिटल की बात है, नॉन कंप्यूटराइज एनालॉग या इवन डिजिटल, उसमें क्योंकि वॉल्यूम बटन लगा होता है और उसमें उसको हम लॉक नहीं कर सकते, उसको बच्चा जब हिलाएगा तो वो आवाज़ में फ़र्क पड़ेगा। इसमें ये कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेटिंग आपको ऑडियोलॉजिस्ट ने एडवाइस की है, जैसे 2 पे रखें वॉल्यूम में, 2.5 पे रखें। पेरेंट्स को ये देखना पड़ता है कि जब बच्चे ने लगाया होगा तो वॉल्यूम किस सतह पे, उसमें ये लिमिटेशन। बट बेहतर है, तो आजकल आप एक टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है, तो आप कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हियरिंग एड्स अगर लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप एक लिमिटेड एज तक क्या पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि डिजिटल को ही यूज़ करें, या नहीं इतना कंसिडर किया जाता है, बस नहीं क्योंकि नहीं, कॉस्ट के एज खातिर? सच एज सच हियरिंग एड जो है वो हम डिजिटल या कंप्यूटराइज के बीच में, हम डिजिटल को प्रेफर नहीं करते। डिजिटल हम्म। कंप्यूटराइज्ड ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। और बेसिकली एएसएसआर टेस्ट है, जिसकी बेसिस पे हम हर फ्रिक्वेंसी पे हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं, बच्चे का किस फ्रिक्वेंसी पे कितना सुनता है, वो पूरा ऑडियोग्राम हमारे पास आ जाता है। उसकी बेसिस पे हम ओके। आजकल कंप्यूटराइज हियरिंग एड्स को अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस हमारी होती है यूजली कंप्यूटराइज डिजिटल हियरिंग एड्स, ताकि बच्चा बेहतर सुन ओके। सके, क्लियर आवाज़ आ सके। ओके। अच्छा आदिल साहब, एक बड़ा ही कॉमन सी कंप्लेन है जो आ रही होती है, और डिले भी पेरेंट्स हो जाते हैं समहाउ स्पीच थेरेपी के अकॉर्डिंग,
कि वो ये कहते हैं कि ये बच्चा हियरिंग एड लगाता ही नहीं, जब स्टार्टिंग में उसको लगाया जाता है। तो कोई ऐसी सजेशन जो पेरेंट्स को दी जाए कि किस तरीके से बच्चों को कन्विंस किया जाए, बाउंड किया जाए कि वो हियरिंग एड लगा लें। ऑब्वियसली ये उनके बॉडी पार्ट नहीं होता है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते इजीली, तो किस तरीके जी से उनको किया जा सकता है? देखिए, अगर तो हियरिंग एड्स ठीक प्रोग्राम किए गए हैं हियरिंग लॉस के मुताबिक, डायग्नोस ठीक हुआ है और हियरिंग एड्स ठीक प्रोग्राम होके लगे हुए हैं, तो फिर जनरली कुछ देर इरिटेशन रहती है, बट बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन बहुत छोटे बच्चे जो हैं, ओके। जैसे मैंने कहा 6 माह के बच्चे को हियरिंग एड लग जाना चाहिए अगर प्रोफाउंड लॉस, तो एक्सेप्ट हो जाता है। इसमें हाँ, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऑब्वियसली शुरू में ऑलमोस्ट 1 मंथ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उतार देते हैं कान से। और सेकेंडली ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं, उसमें बहुत बेहतर गाइड्स कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एम होता है जब हम पहले लगाते हैं बच्चे को हियरिंग एड, कि अवेयरनेस ऑफ साउंड मिले। जब बच्चे को अवेयर हो जाता है कि इसके लगने से और ना लगने से कुछ फ़र्क है, जब वो फ़र्क ये बावर हो जाता है बच्चे को, तो बच्चा जनरली एक्सेप्ट कर लेता ओके, फाइन। अच्छा, कुछ इश्यूज ये भी सामने आते हैं कि जब हियरिंग एड लगाए जाते हैं तो बच्चों के कान खराब होना शुरू हो जाते हैं या पस पड़ना शुरू हो जाती है, या वो मोड्स को क्लीन नहीं करते। तो इस बारे में कुछ गाइड कर दें कि किस तरीके से उसको क्लीन रखना चाहिए, या हवा का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। है। ठीक है, देखिए, जो पस पड़ना या इन्फेक्शन होती है, उसके पीछे जो हम्म। कॉज़ है उसको फाइंड आउट करना चाहिए, किस वजह से हो रही है। और अगर तो जब भी इन्फेक्शन होती है तो ईएनटी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शन है मिडल ईयर से आ रही है, ओटाइटिस मीडिया है या कुछ कंडीशंस हैं, उसको ट्रीट होना चाहिए। ठीक है? और जहाँ तक बात है मोल्ड लगाने की, हियरिंग एड लगाने की इटसेल्फ उसकी वजह से, वो ये है कि ईयर मोल्ड से बच्चे को वो हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, जो मटेरियल जो लग रहा है। तो उसमें ऑडियोलॉजिस्ट ये कर सकता है कि मटेरियल चेंज कर सकता है। सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल है, एक्रेलिक मटेरियल है, तो वो बच्चे को अगर एक मटेरियल से एक प्रॉब्लम है तो हम वो मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ओके, फाइन। यानी ये भी सूट करने की बात है कि कोई चीज़ नहीं सूट करी तो आप दोबारा से ईएनटी से जी, कंसल्ट करना चाहिए या हियरिंग एड कंसल्टेंट से? देखिए, मैं ये कहूँगा दोनों से होना चाहिए, ताकि हमें रूट कॉज़ दोनों से? मिले। जी, दोनों से होना हुँ। चाहिए। हमें रूट कॉज़ मिले, अगर सिंपल नज़र आ रहा है कि ये मोल्ड जब से लगाया है तो इरिटेशन हो रही है, बच्चे के कान में दाने या कुछ इरिटेशन सी नज़र आ रही है स्किन पे, तो हम मोल्ड चेंज भी कर सकते हैं या कुछ दिन उतार भी सकते हैं। कुछ दिन उसको उतार के रखिए, कुछ दिन इस्तेमाल करें और देखें अगर वो बेहतर हो रही है, फिर लगाइए। अगर फिर भी प्रॉब्लम पर्सिस्ट कर रहा है, तो फिर हम और मोल्ड का मटेरियल चेंज कर सकते हैं और फिर ईएनटी से भी कंसल्ट कीजिए। ओके। अच्छा आदिल साहब, क्योंकि मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ तो थोड़ा-सा इस हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि कुछ वालिदैन का ये ख़्याल होता है कि जब बच्चा ना सुनने की वजह से बोल नहीं रहा था, अब हमने हियरिंग एड इसको लगा दिया, स्पीच थेरेपिस्ट को वो इतना कंसिडर नहीं करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस बारे में बताएँ कि बीइंग अ आइडियोलॉजिस्ट जब आप एक हियरिंग एड लगा देते हैं, तो फिर कितनी स्पीच थेरेपिस्ट ज़रूरी होती है? अगर वो सुन भी रहा है, फिर भी वो नहीं बोल रहा, तो ये किसका कसूर है फिर? क्या वजह है? देखिए, हियरिंग लॉस के साथ जो बच्चे प्रेज़ेंट करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना, ये पूरी एक टीम एफ़र्ट है, हुँ। जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत अहम ओके। रोल है। बेसिकली पेरेंट गाइडेंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को होम लेसन्स देना, किस तरह आपने करना है काम, एक्सेप्टेंस, इवन हियरिंग एड की एक्सेप्टेंस किस तरह करवानी है, ताकि बच्चा पहन के उससे सुन के सीखे। तो इसमें पूरी एक टीम एफ़र्ट है। इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अवेयरनेस, देन डिस्क्रिमिनेशन अमंग साउंड्स, और फिर जो स्पीच माइलस्टोन्स हैं, इसको अचीव करने में आपको स्पीच थेरेपिस्ट ही बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम मोस्टली पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि जहाँ रेडियोलॉजिस्ट की राय के साथ हियरिंग एड जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही स्पीच थेरेपी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ ये वाक़ई स्पीच लेवल पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आ भी जाते हैं तो क्लैरिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बच्चे क्लियर नहीं स्पीच अपनी प्रोडक्शन दे सकते। अच्छा, आदिल साहब, कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ थोड़ा-सा मूव करना चाहूँगी मैं कि किन सिचुएशंस में कोक्लियर इम्प्लांट रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगा इलाज है, मैनेजमेंट है।
तो कहाँ पे आके हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कोक्लियर इम्प्लांट के बगैर हल नहीं है? देखिए थ्योरेटिकली एक ही क्राइटेरिया है, जिन बच्चों की हम हेयरिंग एड के साथ हेल्प नहीं कर सकते, इनके हेयरिंग लॉस को हम हेल्प आउट नहीं कर सकते हेयरिंग एड के साथ, उनके लिए हम कॉक्लियर इम्प्लांट यूजुअली सजेस्ट करते हैं। जिसमें बेसिकली वन ऑफ द मेन रीजन प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल 120 dB या 90 dB से अबव लॉस होता है, उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट ही हेल्प करता है, बट उसमें भी हेयरिंग एड का ट्रायल देते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, किस क्या क्या चीज़ें आपको क्राइटेरिया पूरा करने हैं। ये जब पेशेंट विजिट करता है किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट को, वो ये सारी चीज़ें चेक करता है और फिर रिकमेंड करता है। ओके। अच्छा, अगर सब कई लोग जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते कि वो कोक्लियर इम्प्लांट करवाएं, इस सूरत में अगर वो हेयरिंग एड का यूज़ करते हैं, अगर उनके पास नहीं है ऑप्शन कोई भी, तो क्या वो किसी हद तक बच्चा छोड़ सकता है? क्या उसकी हेयरिंग किसी हद तक इम्प्रूव हो सकती है, या स्पीच पे वर्क हो सकता है या नहीं? देखिए हेयरिंग लॉस जो है, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस की इवन जो केसेस हैं, वो ऐसे केसेस हैं जो हेयरिंग एड के साथ भी बच्चे अच्छे डेवलप हो चुके हैं। ये ऐसी एग्जांपल्स हमारे माशरे में मौजूद हैं, ठीक है। तो ओके। किसी भी कैटेगरी का हेयरिंग लॉस हो, किसी भी डिग्री का हेयरिंग लॉस हो, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास, कॉक्लियर इम्प्लांट है तो वो बहुत बेहतर है। अगर हेयरिंग एड पे रहना पड़ रहा है तो ज़रूर उसको लगाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है हेयरिंग एड का भी, सवेयर से सवेयर केसेस ओके। में। फाइन। फाइन। तो आप ये कोक्लियर इम्प्लांट से पहले क्या हेयरिंग एड को ट्रायल लिए जाते हैं, जी, या जनरली अगर प्रोफाउंड प्रोटोकॉल। है तो आप? जी, इवन फाइन। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस फाइन। में भी हेयरिंग एड ट्राई किया जाता है। फाइन। अच्छा, और अगर सब ये कुछ लोग बहुत डरते हैं तो? ओके। ओके। कोक्लियर इम्प्लांट से कुछ लोग बहुत डरते हैं। पर्सनली मैं कुछ लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि नहीं, ये एक ब्रेन के अंदर एक डिवाइस है, ये डेंजरस हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट बहुत हो सकते हैं। तो ये कितना ब्रेन को डैमेज कर सकता है, या कितना अफेक्ट, कितना नुकसानदेह है उसके लिए? पे मैं सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहूँगा कि साइड इफेक्ट्स हर ट्रीटमेंट के हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर अदरवाइज कोई मेजर अगर इश्यू नहीं है, आप एक डॉक्टर्स हैं, ईएनटी सर्जन हैं, वो देख रहे होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट चीज़ को देख रहा होता है। अगर वो सजेस्ट करते हैं कि करवा लीजिए तो ज़रूर करवा लीजिए। इसमें एज़ सच कि पूरी दुनिया में हो रहा है और बहुत हम्म। मेजर इश्यूज़ नहीं है ऐसे, बहुत कम रेशियो। ओके। फाइन। बेस्ट स्टेज ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट? बेस्ट एज, ये हेयरिंग प्रोफाइल जो है बच्चे की और एज, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं। हेयरिंग लॉस ओके। कितना है, कब शुरू हुआ, कितनी देर से है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता ठीक है। एक चीज़ जिसको फेस करी है पूरी दुनिया पेंडेमिक को, बहुत से हमारे केसेस पाइपलाइन में लगे हुए थे जो कोक्लियर इम्प्लांट होने लगा था, डेट्स तय हो गई थी, लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक वो कुछ स्टॉप हो गए। इस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए, या हेयरिंग एड की तरफ मूव करना चाहिए? है। देखिए एक तो बात है, अगर कुछ भी नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। हेयरिंग एड तो हम्म। लगा होना चाहिए, ठीक है, कॉक्लियर इम्प्लांट से पहले ओके। बेहतर है लगा। कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरीज अब कुछ शुरू हो रही हैं कुछ हॉस्पिटल्स में। रिसेंटली फाइन। आपको भी शायद खबर मिली हो, फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, जो भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज हैं यूजुअली मिल जाती है। आजकल कुछ हलचल चल रही है, हो रहे हैं इम्प्लांट्स, तो कंसल्ट करें डिफरेंट सेंटर से, कहीं ना कहीं आपको शायद मिल जाए। ओके, अगर नहीं है तो हमें हियरिंग एड की तरफ मूव कर जाना चाहिए ताकि वेस्ट ना हो पाए। हेयरिंग एड तो लगा होना चाहिए। ओके। अच्छा, आपके वालिद साहब हमारे टीचर हैं, और वो हमेशा अर्ली इंटरवेंशन की बात करते थे, तो मैं चाहूँगी आप भी ज़रूर अर्ली इंटरवेंशन की बात करें, ताकि हम उनके प्लान को ज़रूर आगे लेके चलें कि किस तरीके से अर्ली इंटरवेंशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, और स्पेशली हियरिंग इम्पेयरमेंट में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिसेबिलिटी में। ये रिहेबिलिटेट करना या हैबिलिटेट करना, ये मुनहसर होता है कि हम कितनी जल्दी उस तक पहुंचते हैं डायग्नोसिस तक।
और हम इंटरवेंशन कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसमें हियरिंग के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग। उसके रिसेंटली अभी 2020 में या 2019 के आखिर में लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है। उसमें उन्होंने 1-2-3 प्रोटोकॉल दिया। इसका मतलब है कि 1 माह तक बच्चे का स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, 2 माह तक बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाना चाहिए, 3 माह के अंदर अंदर बच्चे को हियरिंग एड लग जाना चाहिए। ठीक है, पहले ये थी 1-3-6, अब 1-2-3 है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह रिसर्च हो रही है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। ठीक है, इसीलिए अभी हाँ, रिसेंटली एफडीए ने अप्रूव किया है कॉकलियर इम्प्लांटेशन 9 मंथ्स में। इससे पहले ये 12 मंथ्स पे था, उससे पहले नहीं लगाते थे, अब 9 मंथ्स पे है। तो ये एक पॉइंट है जिसपे हमें पता चल सकता है कितनी हम बेहतरी जरूरत की है तरफ मूव कर रहे इंटरवेंशन की। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी तक इसी चीज़ को थोड़ा-सा लेके चलूँगी कि बाहर के मुल्कों में न्यूबॉर्न की हमेशा स्क्रीनिंग हो जाती हैं, टेस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक इस सिस्टम को लेके चला जाएगा कि बच्चा पैदा होते ही उसकी तमाम टेस्ट, स्पेशली हियरिंग टेस्ट कर लिया जाए ताकि अर्ली स्टेजेस पे ही पता चल जाए। क्या ये ऐसी पॉलिसीज़ में चल रही हैं बातें, प्लानिंग में चल रही हैं या नहीं अभी तक? पॉलिसीज पे बातें तो चलती रहती हैं, असल बात है इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कब होगी उसका हम भी वेट ही कर रहे हैं एज एन ऑडियोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेशनल। हम भी वेट कर रहे हैं कब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि इसके बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट्स पड़ते हैं बच्चे की ज़िंदगी पे। अगर हम जल्दी इंटरवीन कर लें तो उस बच्चा बिल्कुल ऐसे डेवलप करता है जिस तरह नॉर्मल बच्चा डेवलप करता है, जिसकी हियरिंग बिल्कुल ठीक होती है। और यही चीज़ अगर हम 2-3 साल 4 साल इवन अगर डिले कर दें, जो यूजुअली होता है हमारे माशरे में, तो उसके इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं लेटर एज तक। बच्चा बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उस तरह से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाता। तो ये इफेक्ट्स फिर रहते हैं, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। ओके, फाइन। क्या समझते हैं आप कि आज से कुछ साल पहले हमारी रेशो क्या थी और अभी की रेशो कितना फास्ट जा रही है हियरिंग इश्यूज के हवाले से? क्या देखिए ये रेशो बढ़ पॉपुलेशन रही के है? हिसाब हुँ, रेशो तो एज सच आई थिंक बढ़ नहीं रही, बट इसमें हुँ, एज सच पाकिस्तान की स्टडीज भी अवेलेबल नहीं है, सर्वेज पाकिस्तान के ओके, यूजुअली अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस पे हम डेफिनेट कह सकते हैं। बट मेरा ये आइडिया है कि जनरली बढ़ नहीं रही, अवेयरनेस बेसिकली बढ़ रही है। अब लोग आते हैं क्लिनिक्स में, हियरिंग चेक करवाते हैं बच्चों की, तो अब अवेयरनेस बढ़ रही है मेरे ख्याल से। ओके। इश्यूज की परसेंटेज यूजुअली अच्छा आई थिंक। ओके। अच्छा, अगर साहब हमने बहुत डिटेल में बात की बच्चों की, ऑब्वियसली हमारी फ्यूचर इससे लिंक करता है, तो हमने भी चाहा कि पेरेंट्स को बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाए। थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगी बड़ों के हवाले से कि कौन-कौन से हियरिंग प्रॉब्लम्स बड़ों को फेस करने पड़ते हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है स्पेशली? क्योंकि होते तो हैं, लेकिन प्रोटेक्ट किस तरीके से रख सकते हैं खुद को? देखिए जो एक्वायर्ड हियरिंग लॉस है उसमें बहुत सारी हुँ, चीज़ें हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिस तरह के नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस है, शोर बहुत ज़्यादा सुना उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है। फिर मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी जिसको कहते हैं हम, मेडिसिन्स कुछ ऐसी यूज़ होती है जिनकी वजह से हियरिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर जनरल तो एजिंग प्रोसेस है जिसको हम प्रेस्बिक्यूसिस कहते हैं। विद एजिंग जो है हमारे कान हैं वो डिजेनरेट होते हैं, नर्व्स जो हैं, तो उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस होता है। तो इसमें जो प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, अ, अगर आपको किसी को भी अगर हियरिंग में प्रॉब्लम थोड़ा-सा फेस हो रहा है, तो ज़रूर पीरियोडिक चेक ज़रूर करवाया करें। मैं ये रिकमेंड करूँगा। 6 मंथली या इवन अ, विदिन अ ईयर आप चेक करवा लें। अगर हियरिंग में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो ज़रूर चेक होना चाहिए। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, उनका तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल होना चाहिए इन प्लेस कि उनकी पीरियोडिकली हियरिंग टेस्ट होनी चाहिए। और हुँ, ऑटोटॉक्सिसिटी की जहाँ तक बात है, उसमें जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है, उनको अंदाज़ा होता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मगर वो अवॉइड नहीं कर सकते उस मेडिसिन को। तो उसके साथ यूजुअली वो पीरियोडिकली चेक करवाते रहते हैं हियरिंग, ताकि अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसको कैसे स्लो डाउन करना है या अवॉइड करना है, उस पे गौर किया जाए।
हाँ। अच्छा आदिल साहब मुझे ये बताएँ कि इस तरह की सिचुएशन है और हर बंदा मसाइल का और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार है, तो क्या इससे कोई हियरिंग इश्यू या हियरिंग प्रॉब्लम का ताल्लुक होता है डिप्रेशन, टेंशन से या नहीं? कानों में आवाज़ें आना मोस्टली बुज़ुर्गों का या नहीं, एज़ सच डिप्रेशन से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। मगर जो आपने डायरेक्ट कानों ताल्लुक में नहीं आवाज़ें आने की बात की, टिनेटस, अ, डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी ये इस चीज़ को एक्टिवेट ज़रूर करती है, टिनेटस को। ठीक है? है? एक्टिविटी और फाइन। एक हेयरिंग लॉस की बात है, अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें कोविड-19 से वो हेयरिंग लॉस को एसोसिएट कर रहे हैं कि इससे भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। अभी रिसेंटली बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी एज़ सच। ओके फाइन। आदिल साहब बहुत एक अच्छी डिस्कशन रही। मैंने पर्सनली बहुत सीखा और ऑब्वियसली इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारे सुनने वालों को भी एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड हुई होगी। आखिर में मैं ये चाहूँगी कि आप वालिदैन के हवाले से कोई बात करें कि कौन सी इंफॉर्मेशन हियरिंग प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, हियरिंग लॉस से रेलिवेंट वालिदैन को ज़रूर मालूम होनी चाहिए, तो उनको ज़रूर गाइड करें या कोई सजेशन जो देना चाहें। कि सजेशन मेरी वही है जो हर ऑडियोलॉजिस्ट की होती है कि आपको हियरिंग लॉस का थोड़ा-सा भी क्लू मिलता है कोई बच्चे में, तो उसको ज़रूर असेस करवा लें, ठीक है? और बाकी जो हियरिंग लॉस अगर है बच्चे में अनफॉर्चुनेटली, उसके साथ-साथ हियरिंग एड कैसे लगाना है, उसका इस्तेमाल और इवन जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेसन्स लेने जाते हैं, उससे उनसे गाइडेंस लीजिए ताकि आप खुद भी वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकें। कि हियरिंग लॉस के साथ जो बच्चे प्रेज़ेंट करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने का सबसे जो बड़ा तरीका है, वो ये है कि उसमें पूरी टीम एफ़र्ट हो। ऑडियोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स, ठीक है? सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो बच्चा ठीक डेवलप करेगा। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ लैक करती है, तो उसके आउटकम्स भी प्रॉब्लमैटिक होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आदिल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बात करके ऐसा ही लगा कि वाक़ई एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ हैं, जिसमें इम्पैक्ट नज़र आता है आपके वालिद साहब का और आपके भाई का कि गॉड एक्सीलेंट। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे बहुत क्योंकि अभी हमने ओवरऑल बात की है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि किसी एक टॉपिक को लेके हम ज़रूर एक डीप डिस्कशन करें ताकि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमारी रिक्वेस्ट को आगे भी कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच कहूँगी, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। एक तो थैंक आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और आप बहुत अच्छी कॉज़ को आगे लेके चल रहे हैं, तो इसको आगे लेके चलते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसको ज़रूर लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ सर। जी आपने देखा कि कितनी ही एक अहम टॉपिक था और कितनी अहम डिस्कशन के साथ हम लोगों ने जितनी मुमकिन हद तक गाइडलाइन लेनी थी वो हमने आदिल साहब से ली और अगेन जी कहूँगी कि ये टीम वर्क है जिसमें जियोलॉजिस्ट का, एक स्पीच थेरेपिस्ट का और पेरेंट्स का बहुत अमल दखल है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आदिल साहब ने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हमें बड़ी बारीकी से बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि कौन-कौन से नॉर्मल माइलस्टोन है और कहाँ-कहाँ वो अचीव नहीं कर पा रहा और जहाँ वो नहीं अचीव कर पा रहा तो हमने किस-किस को कंसल्ट करना है। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये वो गाइडलाइंस है जो आपको नहीं प्रोवाइड करता कोई भी लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके हर प्रोफेशनल इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग इसे सीखें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब बहुत सा ख्याल रखें इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट गाइडलाइन के साथ हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।